Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of Know Your Heroes, a telltale of women in aviation. और आज हमारे साथ हैं मिस शानम रईस, who is an aircraft maintenance engineer having 9 years of maintenance experience along with aviation quality assurance experience, safety experience, continuing airworthiness and planning experience. She holds Form 4 holder for her certain category, position holder in her graduation, and topper in her apprenticeship course. And she is also associated with Royal Aeronautical Society and lead auditor member for from PECB Canada. So welcome, Ms. Shanam. Shanam, would you like to add up something missed? Currently I'm working as a quality manager, that is a Form 4 holder, and that is my most uh, क्या कहते हैं, highest achievement है tech aviation के अंदर. And I'm commanding an organization entirely. तो यही चीज थी जो ऐड नहीं हुई, बाकी सब चीजें आपने सही बताई. वंडरफुल शानम शानम कुछ और भी अपने बारे में जरा एक्सप्लोर करें और ये बताएं कि व्हाट एक्चुअली मेड यू बिकम अ मेंटेनेंस इंजीनियर एंड स्पेसिफिकली हमने फोकस नहीं किया आपकी डोमेन B2 है जिसको एवियोनिक्स के साथ रिलेट किया जाता है व्हाट मेड यू जॉइन एवियोनिक्स एंड बीइंग अ मेंटेनेंस इंजीनियर इनिशियली देखिए, इंजीनियरिंग का मुझे इनिशियली कोई खास शौक नहीं था, और मेरा जो एविएशन में आना हुआ वो बाय चांस हुआ. एक्चुअली वही सबका जो एक बचपन से माइंडसेट होता है कि एयरफोर्स में जाना है और फाइटर पायलट बनना है, तो मेरा भी माइंडसेट यही था कि एयरफोर्स में जाना है. बट जब मैंने अपना एफएससी कंप्लीट किया तो अनफॉर्चुनेटली फीमेल इंडक्शन एयरफोर्स में उस वक्त बंद थी, तो जीडीपी ब्रांच का कोई उसमें सिलसिला बना ही नहीं. तो मेरे पास में नेक्स्ट ऑप्शन था कि एविएशन साइड, बिकॉज एयरक्राफ्ट के अलावा तो कुछ करना ही नहीं था लाइफ में. मतलब नो यूनिवर्सिटी और ये सब कुछ मेरी प्रायोरिटी कभी भी नहीं थी कि मैंने यूनिवर्सिटी में जाना है या 4 साल वाला गाने. ऑल्दो आई एम एंड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, ऑल्दो आई हैव अ मास्टर्स डिग्री, बट वो बाद में प्रायोरिटी मेरी एविएशन थी. तो उसके बाद जब मुझे कुछ मेरे जो फ्रेंड्स थे उनकी तरफ से गाइडेंस मिली कि ना मेंटेनेंस इंजीनियर भी एक एंटिटी है एविएशन की जो एयरक्राफ्ट से बहुत लिंक्ड होता है और पायलट से कम नहीं होता. अगर आप ये सोचते हैं कि पायलट जो है एक वही एक एंटिटी है एविएशन की, कोई हाईएस्ट रैंक है, तो वो सिर्फ सब कुछ नहीं होता, एक इंजीनियर भी होता है. तो वो मेरे लिए गाइडलाइन थी जो एविएशन की तरफ मुझे लेके आई. फिर आई हैव जॉइंट माय इंस्टीट्यूट. नाम उसका अगर आप लोग अलाउ करें तो उसका नाम ले दूं, एटीएस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ऑल्दो हम सब उसी से पढ़े हुए हैं. तो वहाँ की जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ ज्वाइन करने की, तो एवियोनिक्स जो मैंने चूज किया वो इसलिए चूज किया कि कॉकपिट से करीब तरीन एवियोनिक्स होता है. तो कॉकपिट जॉब होती है, आप हर वक्त जो है वो अपने आप को मतलब फील लाइक अ पायलट, तो वो एवियोनिक्स आपको वो फीलिंग देता है. तो वो मेरे लिए सबसे पहले एक चीज थी जो मुझे एवियोनिक्स की तरफ लेके गई. एरोस्पेस में मेरा इंटरेस्ट कभी भी नहीं था, मैकेनिकल में कभी भी इंटरेस्ट नहीं था मेरा. तो उससे फिर आगे जब एविएशन में आए, फिर वो चार्म और रिस्पेक्ट जो मिलना शुरू हुई, तो फिर उसने आगे मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए. तो फिर सिलसिला शुरू हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम कमांडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन. दैट्स इट. Wonderful, Shana. Being an aircraft maintenance engineer and now associated with quality, what does your usual day look like? Usually I look like a commander, like always in uniform with my complete decorated uniform with my 4 stripes, star with a star epaulet and my wing on, boots on. तो ये बस मेरा होता है. बाकी स्कार्फ हर वक्त साथ होते हैं मेरे. तो वो मतलब इस तरह की लुक होती है, बट बॉसी एटीट्यूड मेरा होता है. क्योंकि मेरी जॉब रिक्वायरमेंट यही है, जॉब डिस्क्रिप्शन यही है कि बॉसी नहीं रहूंगी तो फिर लोग बहुत इजी लेना शुरू कर देंगे. तो बस ये है कि गेट से एंटर होते ही जो है वो मैम 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 ये सब शुरू हो जाता है. तो इस तरह का होता है मेरा आउटलुक जो है, बिल्कुल लाइक कमांडर. कुछ शानम अपनी प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटीज के बारे में भी जरूर बताएं बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डू नो अच्छा मेंटेनेंस इंजीनियर्स क्या करते हैं लेकिन डे टू डे जॉब आपकी सिंस यू हैव आल्सो मेंशनड दैट यू कमांड योर ऑर्गेनाइजेशन को आप अपना हेड कर रही हैं डे टू डे कौन सी ऐसी टास्क हैं एक्टिविटीज हैं जो आपने जाके मैनेज करनी होती हैं डेडलाइंस मीट करनी होती हैं किस तरह से काम को मैनेज करते हैं किस सर्ज का काम होता है उसको जरा जरूर हमारे साथ शेयर करें. देखिए, पहले तो मैं एक बात ये बताऊं कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये होता है कि मतलब लोग इंजीनियर को हमेशा जो है वो नंबर 2 पे रखते हैं, पायलट को हमेशा नंबर 1 पे रखते हैं. बट मैंने जो एक इंजीनियर बन के देखा है कि मेंटेनेंस इंजीनियरिंग हैज अ वेरी वास्ट स्कोप. ठीक है ना, आप सिर्फ एक इंजीनियर नहीं होते, आप क्वालिटी में भी जा सकते हैं, आप कंटिन्यूइंग एयरवर्दीनेस, प्लानिंग,
इनफैक्ट पूरी एविएशन आपके कंधों पर होती है, ठीक है ना। पायलट ओनली, दे आर ओनली फ्लाइंग पर्सन। आप फ्लाई भी कर रहे होते हो, आप मेंटेन भी कर रहे होते हो, आप डेडलाइंस भी मीट कर रहे होते हो। तो एक मेंटेनेंस इंजीनियर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। और मैंने तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वो वक्त भी देखा है कि मैं एक वक्त में 4 ब्रांचेस को हैंडल कर रही थी, बिकॉज आई एम अ मेंटेनेंस इंजीनियर एवियोनिक्स। आई एम ऑल्सो सर्टिफाइंग कंपोनेंट सर्टिफिकेशन भी है मेरे पास, मैं वो भी कर रही होती थी। मैं साथ साथ क्वालिटी भी देख रही होती थी, मैं साथ साथ सेफ्टी भी देख रही होती थी। तो और वो एक ही दिन में सब चीजें मैनेज करनी होती थी। अभी जो मेरी करंट जॉब डिस्क्रिप्शन है वो ये है कि मुझे मेरे इंजीनियरिंग लाइसेंस ने बहुत हेल्प की है क्वालिटी के अंदर। ऑल्दो हमारी सिविल एविएशन की रिक्वायरमेंट फॉर 145 ये नहीं है कि क्वालिटी मैनेजर जो है वो लाइसेंस होल्डर होना चाहिए, बट मुझे लगता है कि होना चाहिए। बिकॉज अगर आप क्वालिटी मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं और आपके सामने इंजीनियरिंग की ऐसी चीजें आती हैं, लाइक रिपीटेड डिफेक्ट्स आते हैं, एक एयरक्राफ्ट जा रहा है, एयरबॉर्न हो रहा है, वापसी आ रहा है, वो बहुत कोई मेजर डिफेक्ट लेके आ रहा है, आपकी टीम ने उसको रेक्टिफाई कर लिया, दोबारा चला गया, वो थोड़ी देर बाद फिर वही डिफेक्ट लेके आ गया, मतलब लाइक 1-2 फ्लाइट्स के बाद। तो क्वालिटी का काम होता है कि उसको थरली जो है वो मेंटेन करे, उसको थरली चेक करे। क्योंकि आप जो वो रोल अदा कर रहे होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जो सिविल एविएशन अदा कर रही है, हम सबको जो रेगुलेट कर रही है, तो यू आर ओनली रेगुलेटर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको जो है वो ऑपरेशंस भी रिपोर्ट कर रहा होता है, आपको इंजीनियरिंग भी रिपोर्ट कर रही होती है, और आपको सब पे नजर रखनी है, बिकॉज आप वो की पर्सनल हो जिसने आगे जाके स्टेट को रिपोर्ट करना है। तो बेसिकली मेरी रिपोर्टिंग सारी स्टेट को है, ठीक है। आई एम नॉट रिपोर्टिंग टू माई चीफ इंजीनियर, आई एम नॉट रिपोर्टिंग इवन टू माई अकाउंटेबल मैनेजर। आई एम ओनली इन्फॉर्मिंग दैम के सर ये मसले आ गए हैं और इनको इस तरह से रिजॉल्व कर लें। एंड मैं फैसिलिटेटर भी हूँ, उनको फैसिलिटेट भी कर रही होती हूँ, क्योंकि उनको अब डंडा मार के तो सारे काम कराने नहीं है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन मेरी है, दे आर पेइंग मी। तो उनको मैं बंद तो नहीं करा सकती, बट उनको फैसिलिटेट भी करना होता है कि देखें ये इश्यूज आ रहे हैं, इससे पहले कि आप किसी बड़ी चीज की तरफ चले जाएं, किसी नुकसान की तरफ चले जाएं, संभल जाएं। तो वो एक संभालना भी, और फिर आगे स्टेट को भी खुश रखना कि देखिए चेक हो रहा है, चेक एंड बैलेंस है इस ऑर्गेनाइजेशन में। ये बेसिकली क्वालिटी का काम होता है कि आपने अपने लोगों को भी खुश रखना है और आपने स्टेट को भी खुश रखना है। तो वो बड़ा एक बीच में ब्रिज बन के काम करना, और क्योंकि स्टेट की तमाम रिपोर्टिंग आप उनको रिपोर्ट भी कर रहे हो, फिर वो आपसे क्वेश्चन भी कर रहे होते हैं। मैं इवन मैं नाश्ता मैं कर रही होती हूँ और मुझे सीए की आगे से पूरी लिस्ट आ जाती है, आज आपने ये चीजें सबमिट करानी है, और ये चीजें आप 1 हफ्ते के अंदर आपने सबमिट करानी है। इवन मुझे अपने अभी पूरी फ्लीट का ऑडिट मुझे दिया गया था, मेरा उसका करंट टास्क है, और मुझे मंडे का उसकी डेडलाइन दी गई, और मतलब कोई 4 से 5 दिन दिए गए, और पूरी फ्लीट का कंप्लीट ऑडिट मुझे करके उनको तमाम फाइंडिंग सबमिट करानी है विद क्लोजर्स। तो बहुत टफ हो जाता है एट टाइम्स, और फिर आपके जहाज़ों के मसले साथ-साथ आ रहे हो। तो वो जो है मतलब इस तरह की क्वालिटी मैनेजर की जो है वो ड्यूटीज़ होती हैं। आई वुड लाइक टू आस्क हेयर शानम कि क्योंकि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफाइंग स्टाफ के तौर पे भी, आपने कहा कंपोनेंट सर्टिफिकेशन भी आपके पास है, और जैसा कि आपने कहा हाउ स्ट्रेसफुल एट टाइम्स इट इज़ इफ़ यू विल कंपेयर बोथ ऑफ द डेजिग्नेशन और प्रोफेशनल लाइफ, तो बीइंग एन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर और बीइंग क्वालिटी मैनेजर और क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर, हाउ वुड यू रेट बोथ ऑफ देम, और कहाँ ज़्यादा चैलेंजेस हैं या कहाँ कंपैरेटिवली मैनेजेबल सिचुएशंस हैं, या हाउ मच डिफरेंस वहाँ पे है? अगर मैं चैलेंजेस की बात करूँ तो क्वालिटी बहुत चैलेंजिंग है, नो डाउट। बिकॉज वही है ना कि आपकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग स्टेट को है, आपकी एक भी छोटी सी गलती जो है ना आपको तो लेके डूबेगी, साथ में आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी लेके डूबेगी, बिकॉज आप एक अटैचमेंट है ना बीच में, हिंज है, लाइक इफ यू कैन से इन ऑटो पायलट आपके डिफरेंट इंटरलॉक्स होते हैं। तो एक क्वालिटी मैनेजर जो है वो इसका मेजर इंटरलॉक है, अगर वो डिसएंगेज हुआ तो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन शैटर कर जाएगी वहां पे। तो क्वालिटी मैनेजर का जो चैलेंज है वो एज कम्पेयर टू एयरक्राफ्ट इंजीनियर बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब मैंने एज अ सर्टिफाइंग इंजीनियर जब भी काम किया, जब भी मुझसे कोई एरर होता था, कोई ऐसी चीज, और मोस्टली अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेंटेनेंस में ऐसी कभी चीज नहीं आई। डॉक्यूमेंटेशन में कभी कभार हो जाता था कि कोई चीज मिस कर गई, क्योंकि काम का प्रेशर बहुत होता था। तो आपके बड़े होते हैं, चीफ इंजीनियर होता है आपके साथ, आपके मैनेजर्स होते हैं, आपको संभाल लेते हैं ना, लाइक आपको आगे बड़े जो लोग हैं आपके सिविल एविएशन की पकड़ से बचा लेते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं हम देख लेंगे। बट वो जो वो बंदा ये कहता है ना कि हम देख लेंगे, उसको देखने वाले फिर जो है ना वो बैठे होते हैं बड़े बड़े, जो कहते हैं ना कि अच्छा भाई ठीक है आपने क्या देखा, आपने हमें तो दिखाई जरा। तो अब वो सिचुएशन मेरे पास है कि जब कोई इंजीनियर कोई इशू करता है, तो जब मैं उसको ये कहती हूँ ना कि हाँ मैं देख लूंगी, फिर बाद में मैं ये सोचती हूँ कि मैं देखूंगी कैसे तो मुझे इसको बचाना किस तरह से है, क्योंकि ये भी नहीं करना कि मेरे ऊपर कोई चीज आ जाए, और मुझे ये भी नहीं करना कि मेरा इंजीनियर जो है उसके लाइसेंस पे कोई बात आ जाए। तो क्वालिटी मैनेजर के चैलेंजेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू एयरक्राफ्ट इंजीनियर, क्योंकि क्वालिटी मैनेजर के आगे कोई वॉल नहीं होती, और एयरक्राफ्ट इंजीनियर के साथ फिर भी काफी सहारे होते हैं उसको बचाने के लिए। क्यों शान इतना डिटेल जवाब देने के लिए स्पेसिफिकली। अच्छा ये बताएं
obviously you started off with as an aircraft maintenance engineer, जैसे आपने कहा, and then obviously you have ended up as a quality manager now. What were the struggles that you overcame in the very start of your career? Or hard, कोई एक आधे वक्त का अगर या कोई ऐसी चीज जो आपको याद रह गई and you would want to share it with us? चीजें तो खैर बहुत सारी हैं बिकॉज मैंने अपने जो मेरा 8 to 9 years का जो टेन्योर था इसमें आई लॉस्ट मेजर थिंग्स इन माय लाइफ। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आई लॉस्ट माय सिस्टर, माय एल्डर सिस्टर। जब मैं अपनी एकेडमी खत्म कर रही थी तो मतलब उन दिनों में लास्ट टाइम मेरी बड़ी बहन की सडन डेथ हो गई। फिर जब मैंने अपना बेसिक लाइसेंस कंप्लीट किया तो मेरी मम्मा की डेथ हो गई। पूरी ये जो फैमिली आपकी थी एकदम धीरे धीरे आपके फैमिली मेंबर्स का इस तरह से जाना और इतने टफ प्रोफेशन के साथ आपको अपने आप को यहाँ पे मेंटेन करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मुझे फिर पूरा घर मुझे संभालना था। पहले तो ये था कि हम नाइट ड्यूटीज भी कर रहे होते थे, काम अगर आ गया चलो खैर है मम्मा देख लेंगी, घर पे आप ही देख लेंगी। अब ये सिचुएशन नहीं है मेरी। अब ये है कि मुझे टाइम पे काम खत्म करना है क्योंकि मुझे घर जाना है और मुझे घर को भी देखना है। तो ये एक तो चैलेंज अभी भी मैं करंटली फेस कर रही हूँ इस चीज को। और जब फैमिली मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त थी उस वक्त चैलेंजेस ये थे कि जॉब करना या जॉब लेना वो बड़ा मुश्किल था, लाइसेंस में अपेयर होना, क्योंकि आपको जब आप क्योंकि एविएशन जो है वो एक मेल डोमिनेंट प्रोफेशन है, आप लोगों को भी बात पता है। तो आपको जब एक मर्द देखता है ना कि एक लड़की या एक औरत आगे बढ़ना चाह रही है तो वो उसके आगे लिए बहुत मुश्किलें खड़ी की जाती हैं। मेरे साथ भी किया गया ये सब कुछ। कोशिश ये की गई कि इसको जो है वो इतना इसको डीमोरलाइज कर दो कि ये फील्ड छोड़ दे। ऐसे ऐसे काम मुझसे लेना, लाइक जो और जॉब्स होती हैं वो करवाना, जहाज से दूर रखना और ऐसे ऐसे काम करवाना जो मुझे बाद में ये फील हो कि यार ये क्या हो रहा है मेरे से, मैं नहीं आऊंगी कल से। मैंने कहा ठीक है, करवा रहे हैं करवाने दें, अल्लाह ताला बैठा है, अल्लाह ताला करने वाला है ना, उसके हाथ में रिस्क है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उन लोगों को कमांड कर रही हूँ और वो वहीं पर है जहाँ पे वो रह गए, जहाँ पे वो थे, और अब उनको मुझे रिपोर्ट करना पड़ता है। तो वो सब चैलेंजेस देखे, सब कुछ बर्दाश्त किया, सब्र भी किया, फिर अल्लाह से दुआ भी की। और हमेशा से मैंने एक ही चीज पे जो भरोसा किया, मैं जब अपने जूनियर्स को भी बात कहती हूँ कि जब भी टफ टाइम सामने आए तो हमेशा ये बोला करो कि मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है, दैट्स इट। बहुत बड़ी ताकत होती है। वंडरफुल शानम, यू टॉक्ड अबाउट फेथ। अब इतनी सारी चैलेंजिंग सिचुएशंस आपने हमें बताई, तो हमें ज़रा बताती चलें व्हाट काइंड ऑफ वर्क वुड यू एक्साइट ऑन टू गेट आउट ऑफ बेड ऑन अ मंडे मॉर्निंग और आफ्टर अ वीकेंड, और किस तरह से आपकी ड्यूटी रूटीन्स हैं अलॉन्ग विद दैट? मुझे मंडे मॉर्निंग में जब मेरी अर्ली मॉर्निंग को सीएससी मीटिंग होती है और मुझे उसमें कोई चीज प्रूफ करनी होती है, लाइक मैं जब अपने 145 के एमओई की मीटिंग्स अटेंड कर रही थी, स्क्रूटनीज अटेंड कर रही थी, मेरे लिए रोज एक चैलेंज होता था। और मुझे पता होता था कि आज मैंने सीए की मीटिंग में जाना है और मुझे अच्छा खासा उन्होंने ना वहाँ पे होमवर्क भी देना है और डांट भी पड़नी है। वो लोग स्कूल लाइक एक एटीट्यूड उनका होता है, लाइक टीचर एंड स्टूडेंट वाला। वो चीज मुझे बड़ी एक्साइटेड करती थी कि नहीं आज मैं जाऊंगी और आज मैंने यहाँ पे जाके ना उनको चित कर देना है बिल्कुल। तो वो मेरे लिए इवन अभी भी, क्योंकि 145 भी हमारा प्रोसेस चल रहा है, तो अभी भी मेरे लिए बड़ा है वो एक्साइटमेंट वाली चीज होती है कि आज सीएसए मीटिंग है, आज मैंने कुछ नया करना है। Wonderful, Shanam, and we are sorry to hear about your mother and your sister as well. और आपकी बातों से ये चीज तो सबको आई एम क्वाइट श्योर जाहिर हो गई होगी। यू आर पावरफुल माशाल्लाह, यू आर रेजिलिएंट, यू हैव वर्कड हार्ड एंड आप माशाल्लाह ऑड्स के अगेंस्ट खड़ी हुई हैं और अल्लाह ताला ने इसी वजह से हैज ब्लेस्ड यू बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क with all the success as well. तो शानम, ये तो प्रूव हो गया कि अब आप सुपर हीरो वाकई हैं हमारी। जिस तरह से हमने आपको पूरे सेशन के लिए भी हमने आपको दावत दी, ये बताएं कि अब आपकी सुपर पावर एक कोई आपको लगता हो। Obviously, you're mashallah full of energy as well and enthusiasm, and we see ambitiousness as well in you. But one quality that you think आपको सबसे जुदा कर देती है क्या? सुपर पावर ये है कि मैं हार नहीं मानती। मतलब मुझे अगर कोई प्रोवोक करता है ना किसी चीज के लिए, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकती हैं, तो मैं उसको कहती हूँ यार क्यों, मुझे क्यों बोला इसने कि मैं ये नहीं कर सकती। वो मेरी चीज है कि मैं उसके पीछे पड़ जाती हूँ। बस मेरे घर वाले बहुत तंग है मेरी इस आदत से, बट मेरी नेचर है और मैं वो करती हूँ फिर। तो वो बस एक ये चीज है जो मुझे है कि मैं हार नहीं माननी है मुझे। अगर नहीं है मेरे पास कोई चीज तो मैं उसको लेने की पूरी कोशिश करती हूँ और वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मेरा साथ देता है, उसमें वो चीज हो जाती है मेरी। तो ये एक मेरी सुपर पावर है, मैं हार नहीं मानती। वंडरफुल शानम। सो अभी इसी से कनेक्टिंग एक सवाल है कि डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू वर अ हीरो एट योर वर्क प्लेस। इट कैन बी करंट आपका एक्सपीरियंस या फिर बीइंग एन एमी। हीरो मैं इसकी अभी मेरे रिसेंटली मेरे साथ ये हुआ कि क्योंकि अभी मेरी अप्रूवल्स हो गई हैं 145 की, बट अभी कंपनी की अप्रूवल मेरी होनी है। तो वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन अभी NO1 ना। अब ये है कि हमारे चीफ इंजीनियर जो थे उनके पास पहले क्वालिटी मैनेजर की NO1 में पोजीशन थी, बट हुआ ये कि हमारे अभी एयरक्राफ्ट का COFA था, उसकी इंस्पेक्शन के लिए सिविल एविएशन की टीम आई। और अभी जो हमारे करंट एडिशनल
कंट्रोलर हैं, आप लोगों को पता होगा, सर अहमद मसूद भी आए थे, तो उन्होंने कुछ चीजें चेक की जो मेरे हाथ से काम हुए थे, जो 145 के मेरे प्रोसीजर्स बने हुए थे, मैं उसी पे अपनी कंपनी कुछ काम कर रही थी। तो उन्होंने उसी वक्त जो है वो चीफ इंजीनियर को कहा हमारे कि मैं आपसे QAM का चार्ज ले रहा हूँ और मैं मिस शानम को QAM का चार्ज दे रहा हूँ, क्योंकि इनको हर्डल्स एक तो ये आ रहे हैं कि लोग जो है वो दो ANOs के बीच में पेंडुलम बने हुए हैं। तो जब एक क्वालिटी मैनेजर होगा, एक पावर होगी, तो सब सही चलेंगे। जब दो पावर्स होंगी तो कोई सही नहीं चलेगा। और वहां से ज्यादातर, क्योंकि वो ओल्ड एज हो गए हैं, वो उनके सारे एयरफोर्स के उनके कलीग्स हैं, वो ज्यादा उनकी मानते हैं, तो चीजें जरा एम्बिगियस हो रही थी, कहीं वेग हो रही थी, कुछ हो रहा था। तो जब उन्होंने बहुत मतलब लाउड वॉइस में उन्होंने वो लेटर मंगवाया अपने ही एक उनसे असिस्टेंट से, और वो लेटर उसी वक्त साइन करके उन्होंने सबके सामने मुझे वो चीज दे दी कि नाउ यू आर ऑल्सो अ कमांडर ऑफ ANO1। वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मुझे, और वो बात मतलब जंगल की आग की तना फैली सब जगह पे, इवन हमारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में भी। और मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात, मुझे मतलब सिविल एविएशन की तरफ से प्रमोशन मिलना, कि आपकी कंपनी एक प्रमोट कर रही है और एक स्टेट प्रमोट कर रही है आपको, वो भी अपने ओन पे, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात। ने मुझे वाकई में, मुझे उस दिन वाकई में फील हो रहा था कि मैंने कुछ किया है आज, तो मुझे ये चीज मिली है। डेफिनेटली शानम, जिस तरह कहते हैं कि हार्ड वर्क पेज ऑफ, तो वो आपका वक्त कभी भी आ सकता है। इसी से थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे। ऑब्वियसली यू टॉक्ड अबाउट द वेरी हाई जो अभी आपने माशाल्लाह अचीव किया। कोई ऐसा मोमेंट था जिसकी वजह से, ऑब्वियसली आपने कहा वैसे कि ऑब्वियसली यू फेस टाइम्स ड्यूरिंग व्हिच पीपल वुड ब्रिंग यू डाउन, नॉट लेट यू नो गेट इनटू वे कि आप काम कर सकें या तरक्की कर सकें। स्पेसिफिकली कोई ऐसी चीज जिसकी वजह, ऐसे इवेंट्स की वजह से यू सडनली वेंट इनटू अ स्टेट ऑफ सेल्फ डाउट, या आपको लगा हो कि अब इट्स द लोएस्ट पॉइंट मेरे अंदर एनर्जी का जो हो सकता है, एंड उसको ओवरकम कैसे किया शानम, स्पेसिफिकली ये भी बताएं। मेरे साथ एक दफा ये हुआ था कि मतलब मैं जब अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी, तो मैं ऑफिस जो था मेरा ऑफ एंड ऑन, मैं आती थी अपने ऑफिस ना, क्योंकि जब ऑडिट्स होते थे उस वक्त, क्योंकि मैं मैनेजर नहीं थी उस वक्त, जस्ट मैं एज एम ही काम कर रही थी, तो ऑन कॉल में थी, कोई मेरी परमानेंट जॉब थी नहीं उस वक्त ग्रेजुएशन के दौरान। तो उस बीच में हुआ ये कि एयरवर्थिनेस की तरफ से ही जो है हमारी कंपनी को ये कहा गया कि मिस शानम को आप ऐसा कैमो मैनेजर प्रमोट कर दें, उनकी सजेशन थी। तो हुआ ये कि मेरी कैमो मैनेजर की सारी बातें मतलब सारे पेपर्स डॉक्यूमेंट सब रेडी हो गए, मुझे अब अपने ओरल के लिए जाना था। तो सडनली हुआ ये कि एक जो है हमारे जो चीफ इंजीनियर हैं, उनकी तरफ से, मुझे नहीं पता बीच में क्या चीज हुई क्या नहीं हुआ, तो जब मैंने जाके अपने उनसे पूछा, उन दिनों मेरी मम्मा की डेथ को कोई 2 महीने हुए थे, तो मैंने खैर अपने चीफ इंजीनियर से पूछा, मैंने कहा सर मेरा कैमो का ओरल कब है, मुझे कब जाना है वहां पे ना। तो उन्होंने मुझे आगे से एक बात कही कि हाँ बेटा, वो मैंने बॉस से बात की थी, तो उन्होंने कह दिया कि हमें आपकी जरूरत नहीं है। और वो उनका एटीट्यूड इतना वियर्ड था कि मेरे लिए वो बड़ा टाइम बड़ा अजीब सा था, कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं अब शायद चलने की भी मेरे अंदर मतलब एनर्जी नहीं, कि मैं टेबल से उठ के चल के घर चली जाऊं, इतनी मेरी जो है वो एनर्जी लेवल, इतना डिमोटिवेट मैं उस वक्त हो गई थी। तो मैंने कहा इतनी मैंने मेहनत की, मैंने लाइसेंसेस लिए, मैंने डिग्री कर ली, और ये बंदा मुझे ये बैठ के बोल रहा है कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। फिर जो ऑडिट्स कर रहे हैं, जो सिविल एविएशन के सामने मैं इनके ये वॉल बनी हुई होती हूँ, इनके ऊपर कोई बात ना है, मैं वो सब कुछ क्यों कर रही हूँ। तो उसमें मैं काफी ज्यादा डिमोटिवेट हुई थी। बट मुझे अपनी मम्मा की बात याद आती है हमेशा, कि उन्होंने मुझे यही कहा था कि बेटा हार नहीं मानना कभी भी, क्योंकि उनके साथ भी इस तरह का वक्त था। शी वाज आल्सो अ गवर्नमेंट ऑफिसर, उनके साथ भी उनको काफी लोगों ने दबाने की कोशिश की, और वो हालात के आगे उनको झुकना पड़ा। बट उन्होंने मुझे ये बात कही थी कि तुमने नहीं झुकना, चाहे जो हो जाए मुझसे प्रॉमिस करो। उस प्रॉमिस ने मुझे हार नहीं माननी थी। मैंने कहा यार बोलते हैं ना, बोलने तो अल्लाह ताला बैठा है देखने के लिए, मैं तो जाऊंगी और मैं तो करूंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ, ये वो भी मेरे अंदर की ब्रांड है। मेरे बहुत Wonderful, Shanam, and you have told us about every situation that you came out strong. अब यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि challenges की हम बात ही कर रहे हैं, tell us about one challenging situation that you faced during managing a team, because we know कि सबसे मुश्किल काम अगर कोई है तो वो manage करना है एक team और लोगों से काम करवाना. Tell us about that one situation that you faced managing a team, during managing a team. toughest situation, transition from ANO1 to ANO145, toughest situation I ever faced. लोगों को समझाना, प्रोसीजर्स पे लेके आना, लोगों को ये बताना कि भाई अब आपकी बादशाहत तब्दील हो चुकी है, अब आपके पीछे वो नहीं है जो आपको 2 नंबरिया सिखाया करते थे, अब आपको 1 नंबर काम करना होगा। तो वो लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इवन मैं अदीबा आपको एक बात बताऊं, एक छोटा सा स्कॉच टेप क्या होता है, उस स्कॉच टेप के लिए भी एक जूनियर टेक्नीशियन आके क्वालिटी मैनेजर से डायरेक्ट आके शिकायत कर रहा है, मैडम स्कॉच टेप नहीं मिल रहा हमें 145 ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो मैंने कहा भाई स्कॉच टेप नहीं मिल रहा, मेरा क्या कसूर है इसमें, 145 ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे स्कॉच टेप टाइम पे नहीं मिलता है। मैंने कहा भाई इसका कोई प्रोसीजर नहीं है कि हमने स्कॉच टेप उठा के कहाँ रखना है, अब आपका ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने कहाँ कौन सी चीज रखनी है। तो वो इस तरह की सिचुएशंस के उनको फॉर्म्स किस तरह से भरने हैं, किस तरह से रिपोर्टिंग करनी है,
हैं बहुत, अभी भी मैं इवन यही फेस कर रही हूँ कि कभी कभी तो क्वालिटी मैनेजर को जो है वो लूप में रखा ही नहीं जाता, कोई भी चीज हो रही होती है अंदर। तो ये बहुत सिचुएशन टफ हो जाती है, ANO1 से ANO145 पे लाना लोगों को बहुत मुश्किल है। अच्छा शानम, अभी ऑब्वियसली हम आपके सारे जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं उनके ऊपर बात करते आ रहे हैं, बट इन्हीं एक्सपीरियंसेस के हिस्सा जो है हमारे कॉलीग्स और हमारे बॉसेस भी होते हैं, और उनका एक काफी डीप इम्पैक्ट होता है हमारी पर्सनालिटीज के ऊपर, एंड स्पेसिफिकली द वे वी वर्क एज वेल, द वे वी मैनेज टीम्स, द वे वी लीड। आपका अपने पहले बॉस के साथ कैसा एक्सपीरियंस था? व्हाट डिड यू लर्न? पॉजिटिव रहा, नेगेटिव रहा? आपको लगता है कि थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट? उसके ऊपर कुछ बताएं हमें। पहले बॉस मेरे जो हैं वो दोबारा से मेरे थर्ड बॉस भी बन चुके हैं, क्योंकि मैं पहले इस ऑर्गेनाइजेशन में थी, उसके बाद फिर मैंने यहाँ से मैं कहीं और शिफ्ट कर गई थी, फिर मैं दोबारा यहाँ पर आ गई हूँ। खैर मैंने उनसे, मेरा एक्सपीरियंस पॉजिटिव रहा, इज अ वेरी नाइस मैन। उन्होंने मुझे एक चीज हमेशा ही सिखाई है कि बेटा जब भी कोई काम करने जाओ ना तो हमेशा अपना ऑल्टरनेट, बिकॉज ही इज एन एक्स PI पायलट, तो उन्होंने मुझे बस हमेशा यही बात कही कि मैं, मेरी फर्स्ट फ्लाइट थी इंटरनेशनल, मस्कत की फ्लाइट थी, और पूरा वेदर कवर्ड था, पाकिस्तान भी और मस्कत भी। तो मैंने अपनी जो है वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो डिसाइड नहीं की थी कि अगर मैं मस्कत नहीं पहुंच पाया और पाकिस्तान भी नहीं आ पाया तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो कहना मेरे लिए वो बहुत टफ हो गया था उस वेदर से निकलना। तो वो मुझे हमेशा उन्होंने ये कहा कि हमेशा जब भी मैं अपने को रिपोर्ट भी लेके जाती हूँ तो वो मुझसे यही सवाल अभी भी पूछते हैं कि व्हाट्स ऑल्टरनेटिव। तो उनको पहले ऑल्टरनेट बताना पड़ता है और फिर वो मेन प्लान पर आते हैं। हमेशा उनकी वजह से मैं हमेशा अपना ऑल्टरनेट रखती हूँ कि ये नहीं होगा तो ये होगा। इवन मैं नहीं होंगी तो मेरे बाद कौन काम करेगा, तो मैं अपने बाद वालों को भी अपनी तरह ट्रेन करती हूँ कि वो मेरी तरह मेरे बाद जो है ऑर्गेनाइजेशन को संभाल लें। तो ये उनसे मैंने सीखा है। शानम, जिस तरह से आपने बात की कि आपके फर्स्ट बॉस इज़ नाउ करंट योर करंट बॉस, तो टेक अवे बहुत है, इम्पैक्ट बहुत है आपकी लाइफ में उनका। तो थोड़े से हम रोल मॉडल्स की या मेंटोर्स की बात करना चाहेंगे और उनकी इम्पोर्टेंस की, हाउ इम्पोर्टेंट दे आर, और वाज इट ईजी फॉर यू टू फाइंड मेंटोर्स इन एविएशन स्पेशली और कैटेगोरिकली? नहीं, एविएशन में मेंटोर्स जो है वो ढूंढना उतना आसान नहीं था, क्योंकि कभी कभार आपको जो लोग आप समझ रहे होते हैं कि आपके मेंटोर्स हैं वही आपको मिसगाइड कर रहे हो। क्योंकि एविएशन जो है वो जब शुरू शुरू में एविएशन में आते हैं तो बड़ा चाम होता है एविएशन का, बट बाद में वो सामने आती है आपके कि क्या हर्डल्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं। तो मेरे लिए इतना आसान नहीं था, ऑल्दो मुझे इंस्ट्रक्टर्स बहुत अच्छे मिले लाइफ में। मैं हमेशा लकी रही हूँ, मैंने अपने स्कूल से लेके अभी तक मेरे इंस्ट्रक्टर्स, मुझे सीनियर्स बहुत अच्छे मिले मुझे गाइड करने वाले, जिन्होंने मुझे अभी तक गाइड किया। और मैं आप दोनों को भी थैंक यू बोलूंगी कि आप लोग मेरे बहुत से सीनियर्स थे जिन्होंने मुझे सही गाइडलाइन दी कि मुझे किस तरह से चलना है एविएशन में। जब टफ टाइम ज्यादा एकेडमी के अंदर पड़ा हमारे, बहुत मुश्किल है एविएशन में कि अच्छे आपको लोग मिल जाए, अच्छी गाइडलाइन मिल जाए, वरना लोग ज्यादातर आपको डिग्रेड ही करते हैं। आप कुछ भी कहो मुझे लाइसेंस लेना है, क्या करोगे लाइसेंस लेके? यहाँ पर इतने लोग लाइसेंस लेके घूम रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही, तुम क्या करोगे? तो ये बातें जो है ना वो नहीं सही समझ में आती कि यार क्यों आप क्यों डिग्रेड कर रहे हैं अगले को। अगर लाइसेंस का रास्ता नहीं है तो कोई और रास्ता बता दें उसे, आप उसको कैमो की जॉब बता दें, आप उसे प्लानिंग की तरफ ले जाएं, आप डिग्रेड तो ना करें ना। या कोई IT डिपार्टमेंट, मल्टीपल डिपार्टमेंट से एविएशन में, जरूरी थोड़ी कि आप पायलट इंजीनियर ही बने। तो लोग गाइड नहीं करते, इसको ही कहती हूँ किया। वही मेरे रोल मॉडल्स हैं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत टफ लाइफ गुजारी है और अपने आप को जो भी है सेल्फ मेड ही थे, मेरी मम्मा भी मेरे बाबा भी। तो मेरे तो रोल मॉडल्स मेरे पेरेंट्स हैं, और उसके बाद मेरे जो सीनियर्स हैं, मेरे जो इंस्ट्रक्टर्स थे, वो मेरे रोल मॉडल्स में आते हैं कि उन्होंने जिस तरह से अचीव किया सब, तो मैं उनको देख के मुझे आती है हिम्मत कि यार उन्होंने भी तो किया था, तो इसलिए मैं भी कर लूँ। ये है। चानम, इसी को थोड़ा सा आगे कनेक्ट करेंगे कि जैसे आपने कहा कि मेंटर्स मिलने तो मुश्किल है, स्पेसिफिकली एक रीजन ये भी है कि ऑब्वियसली मेंटेनेंस की फील्ड के अंदर अगर रोल देखा जाए तो एक मेल डोमिनेटेड फील्ड आ जाती है, एंड यूजुअली मेरे ख्याल से नेचुरल टेंडेंसी होती है कि जब आप किसी भी जगह पे एंटर करते हैं तो यू फर्स्ट ट्राई एंड कांटेक्ट विद द सेम जेंडर दैट यू बिलोंग। इसी को कनेक्ट करेंगे। माशाल्लाह खुद अभी आप जो है वो एक लीडरशिप पोजीशन के अंदर है। डिड यू हैव एनी अदर फीमेल लीडर्स जब आप ग्रो कर रही थी इंडस्ट्री के अंदर, जब एक्सपीरियंस कर रहे थे? किसी और इवन शोबे से रिलेट कर सकती हैं कि वहां पे अगर आपको फीमेल लीडरशिप मिली हो, और अब खुद लीडरशिप रोल में होते हुए क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंट है कि फीमेल्स को स्पेसिफिकली लीडरशिप रोल्स मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए? क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है एविएशन में विद हैविंग मोर ऑफ फीमेल्स इन द लीडरशिप रोल? फीमेल लीडर्स, पहली बात तो मैं जब जब मेरा ट्रेनिंग प्रोसेस था उसमें फीमेल लीडर्स तो मुझे सच कोई खास मिली नहीं। एक मेरा इत्तेफाक जस्ट हुआ था, PI के चीफ इंजीनियर थी, उनसे मैम माहीन थी, उनसे, शी वाज एन ओल्ड लेडी, ज्यादा उनसे बातचीत कभी हुई नहीं, बट वो मेरे लिए बड़ी इंस्पिरेशन थी, क्योंकि वो भी अपने एक शॉप थी, वर्कशॉप्स को वो शायद हैंडल कर रही थी PI के अंदर, और शी वाज द चीफ इंजीनियर एंड द ओनली चीफ इंजीनियर इन एंटायर एशिया। तो मेरे लिए वो बड़ी बात थी कि यार मतलब ये भी खातून है जो एक इतनी बड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को एक गवर्नमेंट रैंक लगा के वो बैठी है अपना। तो वो एक फीमेल लीडर थी जिनसे मेरा वास्ता पड़ा पूरी एविएशन में। उसके बाद अब मैं, क्योंकि मैं अब एक ऑर्गेनाइजेशन कमांड कर रही हूँ, तो मुझे ये चीज फील होती है कि हाँ हमारी लड़कियों को आगे आना चाहिए और उनको ऐसी पोजीशन लेनी चाहिए जो जो लीडरशिप पोजीशंस हो, ताकि हमारे जो मेल डोमिनेंट एक माइंडसेट
लोगों का बना हुआ है। इवन मैं सिविल एविएशन की बात भी करूंगी कि वहां बहुत सारे लोग कहते हैं, ओ माय गॉड, क्वालिटी मैनेजर 145, आप कैसे करेंगी ये चीज? तो वो जो जुमला एक आगे को सुनने को मिलता है ना, वो चीज जरा कम हो जाएगी, क्योंकि एक लड़की का जो है वो एक पूरे पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी मैनेजर होकर बैठना और एक ऑर्गेनाइजेशन को एक पायनियर लेवल पे बनाना कि उसको आप एक कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस दिलवा रहे हैं, तो वो बड़ा एक उनके लिए बड़ा जो है वो एक अजीब सी चीज है कि ये लड़की क्यों है। लोग टैबू समझते हैं इस चीज को मोस्टली, कि लड़की इज लीडर तो होना चाहिए। जब बेनजीर भुट्टो वजीर आजम बन सकती हैं, तो एविएशन में लड़कियां क्वालिटी मैनेजर और कैमो मैनेजर क्यों नहीं बन सकती? बट हमारे यहाँ जो है वो लड़कियां ज्यादा टाइम नहीं देना चाहती एविएशन को या अपनी फील्ड को। मैं aviation थैंक यू शानम फॉर स्ट्रेसिंग दिस पॉइंट आउट कि ख़वातीन को भी आगे आना चाहिए। और आई वुड लाइक टू ऐड अप हेयर के फीमेल रिटेंशन भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ वन वे ट्रैफिक नहीं है, इट्स टू वे ट्रैफिक। सो मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, तो यहाँ पे जैसे आपने कहा कि फीमेल लीडर कोई नहीं था आपके पास, कोई रोल मॉडल नहीं था डिस्पाइट ऑफ बीइंग जस्ट वन पर्सन, तो कैन यू प्लीज़ नेम योर वन मेल एलाई दैट हैज़ बीन देयर थ्रू आउट योर जर्नी, हु हैज़ बीन गाइडिंग यू, जिनका आप पे बहुत इम्पैक्ट है, या हु हैज़ बीन देयर फॉर यू इन योर स्ट्रगलिंग टाइम्स? हाँ, उनका नाम मैं लेना जरूर चाहूंगी। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे अभी चीफ इंजीनियर हैं वो मेरे साथ। वो मतलब कहते हैं ना, छोटे से बच्चे को पाल पोस के जवान करना, फिर उससे किसी काबिल करना, और उनकी ही पोजीशन मुझे सिविल एविएशन ने दी और उन्होंने बड़ी खुशी खुशी मुझे दे दी वो पोजीशन वापसी। तो वो हमारे चीफ इंजीनियर जफर अली शाह हैं, वो उनका नाम, और एक्स एयरफोर्स है। वो इज अ वेरी नाइस पर्सन, बहुत सपोर्टिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों की शायद वो मुंह से तारीफ करते हैं ना, उनको उन्होंने वो खास सपोर्ट नहीं किया जितना उन्होंने मुझे दिल से सपोर्ट किया हर दफा, और नए नए आइडियाज लेके आना, बेटा ये चीज यूं नहीं हो रही, इसको आप ऐसे कर लो, और वो चीज अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती थी। तो वो उन्होंने मुझे थ्रू आउट मेरी इस पूरी जर्नी में मुझे एक तो कहीं रोका नहीं, और कहते हैं मैं बैठा हूं ना, तुम करो जाके, ये चीज हो जाएगी। उनकी मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट रही है, बहुत ज्यादा। Wonderful, Chanam. चलो, at least we have a ray of positive hope that अगर हमारे पास female leadership या female role models कम है, we still have people जिनको हम male allies कह सकते हैं, या वो specifically एक opposite gender को belong करते हैं, लेकिन they are going to they are doing whatever they have in their hands to actually provide the best opportunities to females who are struggling or working hard to get into the field. शानम, यहाँ पे आपसे मेरा एक थोड़ा सा क्वेश्चन होगा कि इंटर्नशिप्स की आपने वैसे अप्रेंटिसशिप कोर्स को ऑब्वियसली लिखा हुआ है, उसके बाद कोई इंटर्नशिप्स अगर आपने की हो जिसका आप जिक्र करना चाहें, बिकॉज वी क्विकली बी मूविंग टुवर्ड्स द एंड एज वेल, तो एक फॉर्मल सवाल आपसे यही होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है इंटर्नशिप्स का होना बिफोर यू स्टार्ट योर करियर? इंटर्नशिप्स का होना बहुत जरूरी है। आपको एटलीस्ट आपकी अपनी तरफ से ही आपको जो है वो एक गाइडलाइन मिल जाती है कि आपने फील्ड में किस तरह से मूव करना है, आपके पास एक एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस आ जाता है एक तरह से। इंटर्नशिप्स तो खैर ये है कि मैंने ऑन जॉब ट्रेनिंग पहले तो एयर ब्लू में की, उसके बाद फिर मैं कराची एरो क्लब में मैं आई, वहां पे मैंने मतलब एज एन अप्रेंटिस वहां पे भी ऑन जॉब ट्रेनिंग ही कर रही थी। फिर अपना लाइसेंस मैंने वहीं से लिया, तो मतलब लाइसेंस भी मुझे ड्यूरिंग उसी ट्रेनिंग के दौरान ही मुझे मिला। फिर एक मेरी अचीवमेंट ये भी है कि शायद आई एम द ओनली पर्सन जिसका शायद 21 ईयर्स के अंदर अपने LWTR क्लियर कर लिया था। तो LWTR में 21 ईयर्स में ले लिया था, 23 ईयर्स में मैंने अपनी रेटिंग ले ली थी, तो वो भी इसी ट्रेनिंग के दौरान हुआ। फिर मैंने स्टार एयर ज्वाइन की, वहाँ बीच क्राफ्ट पे, और सेस्ना के जो बिजनेस जेट्स हैं उनके ऊपर मैंने अपनी ऑन जॉब ट्रेनिंग की। फिर अपनी ग्रेजुएशन के बाद कुछ टाइम मैंने बैंक में भी जो है वो इंटर्नशिप की थी HBL के अंदर, तो वो भी क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से मिली थी, तो बिकॉज वो मतलब स्कॉलरशिप थी तो उस पर मुझे मिली थी। फिर एक मुझे कोर्स मिला था, वो भी मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला था, बिकॉज मैंने अपना मुझे बेसिकली मैं गोल्ड मेडल के लिए मेरा नाम सेलेक्ट हुआ था, बट मैंने अपना गोल्ड मेडल वापस कर दिया था, बिकॉज मुझे उस वक्त लगा कि गोल्ड मेडल मेरे लिए वो वर्थ नहीं रखता जितना मुझे कोई ट्रेनिंग या कोई इंटर्नशिप जो मुझे एक वर्थ देके जाएगी। तो वो गोल्ड मेडल मैंने अपने ही एक दूसरे क्लासमेट को दे दिया था जो सेकंड नंबर पे था। और फिर मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे एक जर्मन एम्बेसी का एक कोर्स था वो उन्होंने मुझे करवाया अपने ओन पे, वो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स था। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रनिंग माय ओन बिजनेस इन फैशन डिजाइनिंग। तो वो मुझे उस चीज ने बहुत मतलब एक नई क्वालिफिकेशन दी, एक नया वर्ल्ड एक्सप्लोर करने का दिया, कलर्स का, फैशन का, तो वो मेरे लिए एक अचीवमेंट वो भी थी। तो ये सब चीजें अगर आप इंटर्नशिप्स करते हो तो एक पहली बात तो आपकी लिंक्स बनते हैं, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, कोई वर्ल्ड एक्सपोजर बनता है, और फिर आप की स्कॉलरशिप्स और ये सब चीजें भी वहीं से आप लेके निकलते हो। वो बहुत जरूरी है कि आपको होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सब चीजों का। Wonderful, Shanam, for telling all this about yourself and your wonderful achievements. अब यहाँ पे जल्दी से मैं आपसे पूछूंगी, claiming the title, have you ever claimed the title? जो कि हम normally सोचते हैं, फिर we self demotivate ourselves कि नहीं we don't deserve this. So has there any been a situation जहाँ पे आपने कोई leadership position, scholarship या any job role or no
wonder, mashallah, you are doing wonderful job. So has there been a situation जहाँ पे आप you went up and said no, I deserve this and I want to claim for it? हाँ, मुझे जब ये मतलब जब मैंने अपना गोल्ड मेडल वापस किया था तो मुझे कोई 3 या 4 महीने बाद यूनिवर्सिटी से कॉल आई थी कि जर्मन एम्बेसी से जो है वो हमारे जो टॉपर्स हैं उनके लिए कोर्सेज कुछ ऑफर हुए हैं, तो आप चाहती हैं करना? उस समय मेरे पास टाइम अच्छा खासा था, तो मैंने कहा क्यों नहीं, मैं करूंगी कोर्स। मैंने उनसे कहा कि ठीक है आप मेरा नाम दे दें। 4 मंथ्स का वो कोर्स था और वो मैंने किया वहां से, और मतलब वो काफी, देखा जाए तो वैसे बहुत कॉस्टली कोर्स था, बट मुझे फॉर फ्री मिला मेरी अपनी, क्योंकि मैं टॉपर थी अपनी यूनिवर्सिटी में अपने उस बैच के अंदर, तो वो मुझे लगा कि हाँ मैं इसको डिजर्व करती हूँ क्योंकि मैंने मेहनत की है। और जब मैंने अपना गोल्ड मेडल किसी और को दे दिया, क्योंकि वो जब यूनिवर्सिटी के बच्चे, आपको पता है, उनके लिए बहुत बड़ी चीज होती है कि उनको गोल्ड मेडल मिले। मैंने कहा उसने तो करियर बनाना है, मेरा तो करियर एविएशन ही है, मुझे तो कहीं जाना नहीं है इसको छोड़ के। तो मैंने कहा उसको मिल जाए, वो आगे इंजीनियरिंग में किसी अच्छी फर्म में लग जाएगा। तो वो बड़ा एक था कि मुझे लगा कि नहीं, मैं कोर्स डिजर्व करती हूँ, ये तो मुझे लेना है। शानम, यहीं पर एक छोटा सा कमेंट ऑन टू कम्युनिटी बिल्डिंग एज वेल। ऑब्वियसली प्रोफेशंस के अंदर प्रोफेशनल ग्रोथ के अलावा we look around and we see there are things जो चेंज होनी चाहिए या जिसके अंदर एक हम रोल प्ले कर सकते हैं। कोई ऐसी एक्टिविटीज या कोई ऐसे कॉजेज जिनके साथ आप अपने आप को एसोसिएट करती हो? नहीं, मैंने ऐसा कोई किसी कॉज के लिए इस तरह काम नहीं किया, बट मैं अपने बाबा के साथ एक था उनका, मेरे बाबा क्योंकि लॉयर हैं, तो एक सिंध बार का एक फंक्शन था, इस पे था, वुमेन मोटिवेशन के ऊपर ही था कि वुमेन एम्पावरमेंट पे। तो वहां पे काफी यंग लॉयर्स आई हुई थी, तो मेरे बाबा ने वहां पे एक मोटिवेशनल स्पीकर में मेरा उन्होंने नाम लिखवा दिया था। जस्ट एक स्पीच थी मेरी जिसमें मैंने उनको यही कहा था कि देखिए, अगर आपने बनना है कुछ तो अपने आप को प्रूफ करें, डिग्री लेके घर नहीं बैठिएगा। अगर आपने डिग्री लेके सिर्फ सीट ही जाया करनी है तो बेहतर है कि आप वो सीट किसी लड़के के लिए छोड़ दें, ठीक है ना, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास बैकअप में बहुत बच्चे होते हैं जो वेटिंग में हो। तो आप किसी की सीट लेके, क्योंकि मैं काफी देखती हूँ, मेरी बहन डॉक्टर थी, उसके साथ मैंने काफी लड़कियों को देखा कि मेडिकल खत्म नहीं हुआ, उनकी शादियां हो गई। तो आप अगर डिग्री ले रहे हो तो आप एटलीस्ट को यूटिलाइज करो, भले ही घर पे बैठ के यूटिलाइज करो, बट उसको यूटिलाइज करो, तो जाया नहीं करो किसी चीज को। इससे बेहतर मतलब किसी का आप हक नहीं छीनो। तो मैंने उनको एक इस पे चीज कही थी कि आपने बनना है तो एक प्रॉपर लॉ, एक लाइसेंस लॉयर बने, एक लॉ ग्रेजुएट ना बने। ये एक सिर्फ चीज थी, बाकी मैं ऐसे किसी कॉज के लिए मैंने कुछ नहीं किया। मैं जो भी करती हूँ अपने प्राइवेट लोन कर लेती हूँ। वंडरफुल शानम, और यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू हो जाएगी, काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है ये। सो हम जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे कि क्या करना चाहती हैं शानम में नेक्स्ट 5 years, कहाँ देखना चाहती है शानम, और कहाँ मिल सकते हैं हम शानम को नेक्स्ट 5 years इंशाल्लाह। मेरी तो बस पूरी कोशिश ये है कि आप किसी एयरलाइन में जाएं एज अ क्वालिटी मैनेजर, क्योंकि क्वालिटी जो है उसने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया एविएशन के अंदर के। ठीक है, मेंटेनेंस इंजीनियर हूँ मैं, सही है, अच्छी बात है, बट QAM हर कोई नहीं बनता। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जब इस काबिल कर दिया है, तो मैं इवन कोशिश भी मेरी यही होती है कि कहीं भी अपॉर्चुनिटी निकले तो QAM पे मैं अप्लाई करूँ, और आगे 5 साल के बाद किसी एयरलाइन में या किसी बड़ी फर्म के अंदर जो है वहां पे कमांड कर रही हूँ। Wonderful, Shanam. On this note, I would like to invite Fatma for the rapid fire round. और यहाँ पे 3-4 सवाल हैं जो फातिमा आपसे पूछेंगी और आपको you'll have to respond quickly. और फिर उसके बाद आपसे एक छोटा सा मैसेज लेंगे for our youth. और over to you, Fatma. थैंक यू अदीबा। हाँ जी शानम, बड़े मजेदार हमने आपके सारे जवाब सुने हैं एंड ऑब्वियसली यू हैव गिवन अस अ वेरी डिटेल्ड इनसाइट। अब जरा क्विक रैपिड फायर हो जाए, 5 आपसे सवाल करूंगी और आई एम क्वाइट श्योर आप इसी तरह से हमें कैंडिडेट होकर बड़े ओपन जवाब देंगी। पहले तो ये बताएं शानम, इफ यू वुड नॉट हैव बीन अ मेंटेनेंस इंजीनियर, क्या होती हैं आप? मैं मेंटेनेंस इंजीनियर तो होना होती तो मैं लॉयर होती। लॉयर, जबरदस्त। अच्छा, अगर आपको कोई एक चीज इन्वेंट करने का मौका मिले, व्हाट इज इट दैट यू वुड वांट टू इन्वेंट? टाइम मशीन। टाइम मशीन, जबरदस्त। अच्छा, कोई आपके आइडियल या आपकी कोई फेवरेट एविएटर? सॉरी, मुझे क्वेश्चन दोबारा बताएं। आपके कोई फेवरेट एविएटर हैं अगर, या कोई आपके आइडियल जिनका आप नाम लेना चाहें? हाँ जी, एक फेवरेट एविएटर है मेरे, बहुत रिनाउंड नहीं है, बट ही इज अ स्क्वाड्रन लीडर इमरान सिद्दीकी, तो वो बेसिकली है जी। अच्छा शानम, कोई एक ऐसी रिसोर्स जिसको आप बहुत इस्तेमाल करती हो, कोई भी वेबसाइट, बुक, एनीथिंग जो आप हमें भी रिकमेंड करना चाहें? मैं तो खैर गूगल को करती हूँ। कुछ लेना चाहे तो गूगल सबको रिकमेंड कर सकते हैं, तो गूगल। जबरदस्त, ठीक है। और लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे होगा, ग्लोबली अगर आपको एक चीज चेंज करना चाहें तो वो क्या चीज होगी? लोगों को बस थोड़ा सा 2 नंबरी से दूर रखें। ठीक है, ऑनेस्टी की तरफ वापस आना चाहूंगी। वंडरफुल शानम एंड फातिमा। तो आज हमने बात की शानम रईस से, जो कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर के साथ साथ क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर थी। बात की हमने फेथ, रेजिलियंस और अल्टरनेटिव एक्सपोजर और नॉट गिविंग ऑफ की। तो शानम, यहाँ पे थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और थोड़ा सा छोटा सा हम आपसे कोई मैसेज चाहेंगे फॉर आवर यूथ और एस्पायरिंग एविएटर्स। तो थैंक यू सो मच।
मैसेज मेरा बस यही है कि आप खुद मेहनत करें, किसी पे रिलाई नहीं करें कभी भी। ये मत सोचें अगर आपके पास जॉब नहीं है या आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो अपनी अपॉर्चुनिटीज खुद बनाएं। इतनी मेहनत करें कि आपको किसी की जरूरत Wonderful, Shanam, and thank you so much, Fatma.